नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज का जो राजनीति पर बातों का जो विषय है वो बहुत गंभीर विषय है दोस्तों। और ये विषय आपको हरियाणा की राजनीति को समझने में और ख़ासकर जो पंजाब के साथ हमारा जो विवाद रहा है, चाहे वो सीमा बंटवारे का रहा हो, पानी पर रहा हो, उन सारे मुद्दों को समझने में एक बहुत बड़ी मदद करेगा। क्योंकि आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है राजीव गांधी और पंजाब के जो संत हरचंद सिंह लोंगेवाल थे, जिसे संयुक्त रूप से राजीव लोंगेवाल समझौते का नाम दिया जाता है या इतिहास में उस नाम से लोकप्रिय है। ये समझौता क्यों हुआ, इस समझौते में क्या क्या शर्तें रखी गई और इस समझौते का असर हरियाणा पे क्या पड़ा, ये तीनों चीज़ें आपको इसमें समझ आ जाएंगी। लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों, ये कोई राजनीतिक चटकारों वाला वीडियो नहीं है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी जो आप अगले 5-7 मिनट अपने इस वीडियो में देने वाले हैं, ये आपकी राजनीतिक सूझबूझ तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको राजनीतिक मज़ा इसमें नहीं आएगा। क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से एक हिस्ट्री का पार्ट है और उस पार्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो राजनीतिक घटनाएं हरियाणा में होंगी, वो राजीव लोंगेवाल जो समझौता है वो उन सारी राजनीतिक घटनाओं के पर्दे के पीछे काम करेगा। तो आज हम बातचीत करेंगे राजीव लोंगेवाल समझौते पे। स्वर्ण मंदिर पर दोस्तों जो कार्रवाई इंदिरा गांधी जी ने करवाई थी, उस कार्रवाई के बाद उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या होने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, और राजीव गांधी के दिमाग में एक बात बिल्कुल सेट थी, या वो हर तरह से इस बात पर पक्का थे कि किसी न किसी तरीके से जो पंजाब की जो समस्या है, पंजाब में जो आतंकवाद चरम सीमा पर फैल गया है, इसको ख़त्म करें और पंजाब की सीमा जो मुद्दा है या पंजाब के जो विवाद हैं उनसे बाहर निकलकर मैं राज ढंग से कर पाऊँ। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी रहा होगा कि पंजाब की समस्या को वो इसलिए भी निपटाना चाहते होंगे क्योंकि वो चाहते थे कि वो खुद सुरक्षित रहें, क्योंकि अपनी माँ की हत्या के बाद वो अंदर से बहुत हिले हुए थे। तो इस पंजाब की जो समस्याएं हैं या पंजाब का जो आतंकवाद है, इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को बातचीत के लिए आमंत्रण भेजा। और वो व्यक्ति पंजाब में बहुत बड़ा नाम थे और पंजाब में बच्चा बच्चा उनको जानता था, बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता था। वो शख्स थे संत हरचंद सिंह लोंगेवाल। उनको राजीव गांधी जी ने बातचीत के लिए बुलाया और लोंगेवाल जी बातचीत के लिए उनके पास पहुँचे। और उनको इस बात का भी पता था कि कुछ लोग उन प्रधानमंत्री के साथ उनके जो बातचीत है उससे नाराज़ होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो पंजाब की शांति के लिए राजीव गांधी के साथ समझौता करने पर, अपने हितों पर बातचीत करने पर वो राजी हो गए। और ख़ास बात यह है कि उस जो समझौता वार्ता है उसमें जो बातें संत हरचंद सिंह लोंगेवाल ने राजीव गांधी को कही, वो सारी की सारी बातें मान ली गई और एक संयुक्त समझौता पत्र पर साइन हुए। वो जो शर्तें हैं वो लिखित में हुई और उस लिखित समझौते को फिर जो राजीव गांधी हैं वो संसद में गए और संसद में जाकर उन्होंने उसी दिन उसको वहाँ पर भी पढ़कर सुनाया, ताकि पक्ष और विपक्ष सबका इस पे जो राय है एक राय किया जा सके कि पंजाब के लिए, पंजाब को में शांति बहाली के लिए ये करना ज़रूरी था। तो इस जो संयुक्त समझौते का नाम है राजीव लोंगेवाल समझौता कहा जाता है। और ये जो समझौता है, इसकी जो सबसे आप अच्छी बात तो ये कह सकते हैं कि इस समझौते में कोई वाद विवाद की स्थिति इसलिए नहीं थी क्योंकि ये दो व्यक्तियों के बीच में था। और इसका जो सबसे नकारात्मक पक्ष आप कह सकते हैं वो ये था कि इस समझौते में ना तो पंजाब की सरकार शामिल थी, ना इस समझौते में हरियाणा की सरकार शामिल थी। राजीव गांधी जी और संत लोंगेवाल जी दो लोग थे जिन्होंने समझौता कर लिया, लेकिन जिनके लिए समझौता हो रहा है और जहाँ पर जो सरकारें काम कर रही हैं, या वहाँ पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी अकाली थी, हरियाणा में चौधरी भजन लाल की सरकार थी, किसी से कोई बातचीत नहीं। और यही वजह है कि ये जो समझौता है कभी सिरे नहीं चढ़ पाया। लेकिन इस समझौते की जो शर्तें थी वो बहुत गौर करने लायक हैं, पढ़ने लायक हैं। और
उन समझौतों की जो शर्तें थी उस समझौते की, उसकी वजह से हरियाणा में आने वाले समय में न्याय युद्ध की उसकी नींव उस समझौते ने डाली और चौधरी देवीलाल की आंधी का कारण वो बनी। तो आज हम इस समझौते में जो राजीव लोंगेवाल जी के बीच जो समझौता हुआ था उसमें क्या क्या शर्तें हुई थी वो मैं आपको उसकी जानकारी अब देने वाला हूँ। राजीव गांधी जी और संत हरचंद सिंह लोंगेवाल जी के बीच जो समझौता हुआ था वो 25 दिसंबर 1985 के दिन हुआ था और इस समझौते की जो शर्तें थी वो इस प्रकार थी। 1 अगस्त 1985 के बाद हुई किसी भी कार्रवाई या आंदोलन में मारे गए लोगों को अनुग्रह राशि के भुगतान के साथ ही संपत्ति नुकसान के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। ये एक पहली शर्त इस समझौते की थी। इसके बाद जो दूसरी शर्त थी वो ये थी कि देश के सभी नागरिकों को सेना में भर्ती का अधिकार होगा और चयन के लिए केवल योग्यता ही आधार होगी। ये जो शर्त है इसलिए समझना इसको ज़रूरी है क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जो सेना है उसमें जो सिख सैनिक हैं उनकी हिस्सेदारी घटाने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है और पंजाब से बहुत कम लोग सेना में जा पाएंगे या चुने जाएंगे, ऐसी अफवाहें उस समय थी। तो इसलिए लोंगेवाल जी ने ये शर्त राजीव गांधी के साथ अपने समझौते में जोड़ी। तीसरी जो शर्त थी वो ये थी कि दिल्ली में नवंबर सन 1984 में हुए दंगों की जांच कर रहे न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर उसमें बोकारो और कानपुर में हुए दंगों की जांच को भी शामिल किया जाएगा। और हरियाणा में भी उस दौरान एक दंगा हुआ था हौज खास का जिसमें काफ़ी सिख मारे गए थे, उसकी जांच भी आज तक जारी है। चौथी शर्त ये थी कि सेना से निकाले गए सैनिकों का पुनर्वास और उन्हें लाभकारी रोजगार दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। यानी कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिखों के विरुद्ध दंगे हुए उसके बाद सेना ने कुछ लोगों की छटनी ज़रूर की होगी, तभी ये शर्त इसमें जोड़ी गई है। हालांकि मेरे पास कोई पुख्ता इस बात का एविडेंस नहीं है या मैं उस तरफ पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन अगर ये शर्त जोड़ी गई है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे रहा होगा। पांचवी शर्त यह थी कि भारत सरकार अखिल भारतीय गुरुद्वारा विधेयक बनाने पर विचार करने के लिए सहमत है। इसके लिए शिरोमणि अकाली दल और अन्य संबंधित लोगों के साथ सलाह मशवरा और अन्य संवैधानिक जरूरतें पूरी करने के बाद विधेयक लाया जाएगा। 6.1 जो एक पैरा था उसमें ये लिखा हुआ था कि सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को पंजाब में लागू करने वाली अधिसूचना वापस ली जाएगी। वर्तमान विशेष न्यायालय केवल अपराधों पर ही विचार करेंगे। इसकी जो इसमें जो उपबंध थे वो ये थे क शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ना और ख विमान अपहरण करना। 6.2 जो शर्त थी वो ये थी कि शेष सभी मामले सामान्य न्यायालयों को सौंप दिए जाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इस बारे में संसद के इसी अधिवेशन में विधेयक पेश किया जाएगा। 7.1 जो इस समझौते की जो वार्ता हुई थी लोंगेवाल जी और राजीव जी में, उसकी 7.1 जो शर्त थी, जो समझौता था, वो बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिहाज से। इसके अनुसार चंडीगढ़ का राजधानी परियोजना क्षेत्र पंजाब को दिया जाएगा। साथ लगे कुछ क्षेत्रों को जो पहले हिंदी या पंजाबी क्षेत्रों के भाग थे केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। राजधानी क्षेत्र के पंजाब को चले जाने के बाद वे क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश में पहले पंजाब राज्य के पंजाबी क्षेत्र में से सम्मिलित किए गए थे उन्हें पंजाब को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और हिंदी क्षेत्र हरियाणा को मिलेंगे। जो सुखना लेक है वो पूर्ण रूप से चंडीगढ़ का भाग रहेगी और इस तरह से ये पंजाब को दे दी जाएगी। ये जो इस समझौते का जो एक शर्त थी ये हरियाणा के लिए हितकारी बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती है। 7.2 जो शर्त थी उसमें लिखा हुआ था कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हमेशा ये धारणा रही थी कि यदि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाता है तो पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को मिलने चाहिए। चंडीगढ़ के बदले में हरियाणा को दिए जाने वाले सुनिश्चित रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी निर्धारण के लिए गांव को एक इकाई माना जाएगा तथा सामीप्य और भाषा संबंध का सिद्धांत इसका आधार होगा। आयोग को अपना निष्कर्ष 31 दिसंबर सन 1985 तक देना होगा। इसे मानने के लिए दोनों ही पक्ष बाध्य होंगे।
आयोग का काम इसी पहलू तक सीमित होगा तथा सीमा संबंधी दावों से अलग होगा जिन्हें कि पैरा 7.4 में दिए गए आयोग द्वारा निपटाया जाएगा। 7.3 पंजाब को चंडीगढ़ और उसके बदले हरियाणा को दिए जाने वाले क्षेत्र वास्तविक हस्तांतरण एक साथ 26 जनवरी 1986 को होंगे। पंजाब हरियाणा की वर्तमान सीमा के पुनर्निर्धारण के साथ बारे में भी कुछ दावे और प्रतिदावे हैं। सरकार उसके लिए एक अलग आयोग बनाएगी तथा वह आयोग अपने निष्कर्ष देगा। उन निष्कर्षों को मानना संबंधित राज्यों के लिए अनिवार्य होगा। विचारत विषय का आधार इकाई के रूप में गांव भाषाई संबंध व सामीप्य होगा। 8.1 शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि आनंदपुर साहब प्रस्ताव पूरी तरह संविधान के ढांचे के भीतर है। वह केंद्र राज्य संबंधों को इस तरह परिभाषित करने का प्रयास है जिससे हमारे एकात्मक संविधान का वास्तविक संगठनात्मक स्वरूप उभरे। प्रस्ताव का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए राज्यों की ओर अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व का मूल आधार विविधता में एकता है। उपयुक्त दृष्टिकोण के अनुसार आनंदपुर साहब प्रस्ताव जहाँ तक कि वह केंद्र राज्यों से संबंध है सरकारी आयोग को सौंप दिया जाएगा। 9.1 शर्त है, ये फिर हरियाणा के हितों से जुड़ी हुई शर्त है। इसके अनुसार पंजाब हरियाणा और राजस्थान के किसानों को प्रयोग के लिए रावी ब्यास नदी से उतनी ही जल राशि मिलती रहेगी जितनी कि उन्हें 1/7/1985 को मिल रही थी। उपयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली जल मात्रा भी वही रहेगी। प्रयोग की जल मात्रा के दावे का सत्यापन नीचे दिया जा रहे पैरा 9.2 में उल्लेखित न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा। बाकी पानी के हिस्से के संबंध में पंजाब और हरियाणा के दावे एक न्यायाधिकरण को सौंप दिए जाएंगे जिसकी अध्यक्षता उस न्यायालय के एक न्यायाधीश करेंगे। न्यायाधिकरण 6 महीने में अपना निष्कर्ष दे देगा। उसका निर्णय दोनों ही पक्षों को मानना होगा। इस संबंध में सभी कानूनी व संवैधानिक कदम उठाए जाएंगे। खास बात यह कि 9.2 जो शर्त थी उसके बाद जो इरादी ट्रिब्यूनल बना उसने आज तक उसका कार्यकाल बढ़ता जा रहा है और उसके 6 महीने आज तक नहीं आए हैं। और ख़ास बात यह है कि ना उसका कोई सदस्य अब कोई है ना उसका अध्यक्ष कोई है, केवल एक ऑफिस दिल्ली में उसका चलता है। सतलुज तथा यमुना को जोड़ने वाली नहर का निर्माण कार्य जारी रहेगा। इसे 15 अगस्त 1986 तक पूरा कर लिया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधी निर्देश एक बार फिर सभी मुख्यमंत्रियों को भेजे जाएंगे। और 11वीं जो शर्त थी, केंद्र सरकार पंजाबी भाषा की प्रगति के लिए कुछ कदम उठा सकती हैं। इसके नीचे 2 लोगों के साइन थे, हस्ताक्षर थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री के और संत हरचंद सिंह लोगेवाल के। ये जो समझौता जब देश में आया तो न केवल पंजाब बल्कि हरियाणा से इसकी तीखी प्रतिक्रियाएं हुई और उन प्रतिक्रियाओं का परिणाम ये था कि इस समझौते के 2 महीने के अंदर ही संत हरचंद सिंह लोगेवाल को गोलियों से भून दिया गया। जो शख्स पंजाब की अमन और शांति के लिए समझौता करने गया था वो खुद गोलियों का शिकार हुआ। हरियाणा में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई और चौधरी देवीलाल ने इसे हरियाणा के हितों पर कुठाराघात बताया। चौधरी भजनलाल भी मन ममोस कर बैठ गए थे क्योंकि राजीव गांधी के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। सरकार उनकी थी, हरियाणा में कांग्रेस में थे और वो आने वाली जो आंधी थी उसको भांप पा रहे थे और कोशिश कर रहे थे किसी तरह इस सियासी संकट से मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन चौधरी देवीलाल ने अपना जो लंगर था वो बांध लिया था। और अब शुरू होगा हरियाणा में एक ऐसे न्याय युद्ध जिसको कहा जाता है और जिसने तमाम जो लोकप्रियता के पैमाने हैं उनको उखाड़ कर फेंक दिया। और इस समझौते के बाद हरियाणा में क्या क्या अपडेट हुआ ये आने वाले वीडियो में हम बातचीत करते रहेंगे। दोस्तों, आप चैनल को देखते रहिए और जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पर इस तरह के गंभीर विषय भी दिए जाएंगे क्योंकि केवल मज़े लेना ही हमारा यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। हरियाणा को समझने की, ऐतिहासिक घटनाओं को समझने की कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे 3 बजे राजनीतिक वीडियो के साथ।